हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ न्यूज़पेपर डिस्कशन। आज का पहला आर्टिकल है पेगासस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। पिछले दो साल पहले ये न्यूज़पेपर में काफ़ी प्रचलित थी, काफ़ी पब्लिश हुई थी, काफ़ी डिबेट भी हुई थी कि इजराइल से लिया हुआ पेगासस सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने यूज किया है फॉर स्पाइंग ऑन इट्स ओन पीपल एंड वेरियस अदर लीडर्स एंड वेरियस अदर बिजनेस लीडर्स ऑल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पेगासस के यूज के ऊपर एक हियरिंग चल रही है, एक केस चल रहा है। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये द हिंदू में आज आर्टिकल पब्लिश हुआ है, व्हाट्स रॉन्ग विद यूजिंग पेगासस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए, इस आर्टिकल में तो कई सारी बातें बोली गई हैं, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। ये न्यूज़ बेसिकली एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एथिक्स में आप जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन्स का अगर स्पाइंग करती है, उनकी अगर सर्विलेंस करती है विदाउट देयर कंसेंट, तो एक तरीके से प्राइवेसी का भी इशू है। दूसरा ये है कि एट अप टू व्हाट लेंथ द गवर्नमेंट कैन यूज इट्स पावर विच इज़ डेलीगेटेड अपॉन इट बाय द सिटीजन, बाय द पीपल। ये कौन सी थ्योरी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ओके, तो एथिकल पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को एनालाइज कर लेते हैं। क्या टॉपिक रहेगा? साइबर सिक्योरिटी एंड स्टेट सर्विलेंस। देखिए यहाँ पे एथिकल डिलेमा क्या है। एथिकल डिलेमा है सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी। सिक्योरिटी किसकी? नेशंस की एंड इट्स ओन पीपल, एंड प्राइवेसी ऑफ इट्स पीपल। ठीक है। द यूज ऑफ पेगासस स्पाईवेयर मे बी जस्टिफाइड। पेगासस का यूज जस्टिफाई किया जा सकता है फॉर सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए पेगासस का यूज जस्टिफाई किया जा सकता है, स्पेशली अगेंस्ट टेररिस्ट एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स। अब देखिए, कौन अपने फ़ोन से किस तरीके के मैसेज भेज रहा है, कहीं कोई टेररिस्ट कोई बॉम्ब प्लांट तो नहीं करने वाला, या ऑनगोइंग कोई मिलिटेंट अटैक तो नहीं होने वाला। तो इसको जानने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सर्वेलांस करती है, जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उनका। ठीक है। तो एक तो लॉजिक ये है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। अब जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि वो एक्शन सही है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अब देखिए, मिलिटेंट अटैक या टेररिस्ट अटैक में पूरे देश का ही लगभग लॉस होता है। तो एक तरीके से सर्वेलेंस गवर्नमेंट करती है सिटीजन्स की, तो ये लॉजिक इसको जस्टिफाई करता है। सर्वेलांस विदाउट कंसेंट और लीगल ऑथराइजेशन, पर्टिकुलरली ऑन जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, जजेस, इज ए वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, आपका इंटेंशन हो सकता है कि टेररिज्म को काउंटर करना, टेररिज्म को फाइट करना, लेकिन अगर आप उसका मिसयूज करते हो, जर्नलिस्ट की स्पाइंग करते हो कि कहीं कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ छापने नहीं वाले, कुछ बोलने तो नहीं वाले, एक्टिविस्ट की स्पाइंग करते हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट इनके क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जजेस के कौन सा फैसला गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुनाने वाले हैं, या उनकी वीक पॉइंट्स क्या हैं इन देयर पर्सनल लाइफ, सो दैट द रूलिंग पार्टी और द रूलिंग पर्सन और द अथॉरिटेरियन पर्सन कैन एक्सप्लॉइट इट फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट। ओके, तो ये इसका जस्टिफिकेशन है, ये इसका एंटी जस्टिफिकेशन है। ठीक है, क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए। एथिकल कन्फ्लिक्ट कहाँ है? यूटिलिटेरियन में। यूटिलिटेरियन क्या कहता है कि स्पाइंग मस्ट बी जस्टिफाइड इफ इट प्रोटेक्ट्स द ग्रेटर गुड, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, दैट इज कांटियन एथिक्स, क्या कहती है कि वायलेटिंग सिटीजन्स प्राइवेसी इज इनहेरेंटली रॉन्ग बिकॉज वायलेटिंग समवंस प्राइवेसी इज इन इटसेल्फ इज ए रॉन्ग डीड। ओके, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। क्या आउटकम है ये मैटर नहीं करता। अब देखिए, यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है वो क्या करती है? कॉन्सिक्वेंशलिज्म पे बेस्ड है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो एक्शन के हैं वो बताएंगे कि एक्शन एथिकली सही थी या गलत थी। लेकिन डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स क्या कहता है, जिसके एडवोकेट कौन थे? कांट ने बोला था। डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स क्या कहता है कि किसी भी एक्शन के मीन्स क्या हैं, किस मीन्स से कोई आउटकम ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, वो जस्टिफाई करेगा, मीन्स जस्टिफाई करेगा कि कोई एक्शन एथिकल है या नहीं है। अब मान लीजिए आपको किसी
किसी गांव में मान लीजिए कोई टेररिस्ट छुप गया है, ठीक है, अगर आपका ये लॉजिक हो कि पूरे गांव को ही बॉम्ब कर दो, पूरे गांव को ही मार दो, जिससे कि वो कम से कम एक टेररिस्ट मारा जाएगा, तो वो मीन्स जो है अपने आप में एथिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यू आर कंसिडरिंग ह्यूमन बीइंग एज एन मीन्स फॉर एन एंड। ठीक है, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या कहता है कि ह्यूमन बीइंग शुड बी एन एंड, इट शुड नॉट बी ए मीन्स टू अचीव एन एंड, टू अचीव ए गोल। अब यहाँ पे मुद्दा आता है राइट टू प्राइवेसी का, कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो ए मोरल राइट। द सुप्रीम कोर्ट इन पुट्टा स्वामी जजमेंट recognized right to privacy as a fundamental right. Ethically, this aligns with the respect of human dignity, autonomy, and ability of individuals to control their personal data. अब स्पाइंग क्या करती है, इसको वायलेट करती है, ठीक है, इसको वायलेट करती है। मास सर्वेलांस इफ़ आर्बिट्ररी और नॉन ट्रांसपेरेंट, अगर लोगों को पता ही नहीं है कि उनका कौन सा डेटा सर्वेलांस किया जा रहा है, कौन सा डेटा कहाँ यूज़ किया जा रहा है, तो इट अंडरमाइंस द ट्रस्ट इन गवर्नेंस। लोगों ने किसको पावर दी है, गवर्नमेंट को। अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पीपल हैव देयर पावर, पीपल डेलीगेट्स देयर पावर टू द गवर्नेंस, टू द गवर्नमेंट, टू गवर्न देम। ओके, अगर गवर्नेंस जो है, अगर गवर्नमेंट जो है उस पावर का मिस यूज करती है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके ट्रस्ट का वायलेशन होगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, वैसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अगर स्पाइंग हो रही है तो उसमें पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर उसका मिस यूज होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी किसी न किसी के ऊपर सेट की जानी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी एंड लेजिटिमेसी, प्रोपोर्शनैलिटी क्या का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप कोई भी फोर्स उसी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हैं जिस प्रोपोर्शन में उसकी ज़रूरत है या उसका आउटकम रिक्वायर्ड है। तो इवन इफ सर्वेलेंस इज जस्टिफाइड under security needs, it must be legal, means it must be authorized by the parliament or some constitutional authority. If it is necessary, ये सिर्फ तभी करना चाहिए जब ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो। इट शुड बी प्रपोर्शनेट, ठीक है, किस प्रपोर्शन में करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर सर्विलांस कर रहे हो लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ की कंप्लीट जानकारी आप रख रहे हो, जिससे आपका कोई लेना देना भी नहीं है ना। वो अपने बेडरूम में अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस उसके पब्लिक रिलेशंस को सर्वेलांस करना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ऑथोराइज्ड थ्रू ड्यू प्रोसेस, ओके, प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। एथिकली these principles prevent the misuse of power, especially in digital age where technology can silently curtail liberties. तो एथिकल कंडक्ट, स्टेट का कौन एथिकल कंडक्ट कैसा होना चाहिए कि स्पाइंग ऑन जर्नलिस्ट, जजेस और पॉलिटिकल अपोनेंट्स इज़ ए मिसयूज ऑफ पावर एंड वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैलेफिसेंस, मीन्स डू नो हार्म। इट इरोड्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड अंडरमाइंस द मोरल लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नेंस। तो एक तरीके से आप एक कंक्लूजन का एक पार्ट के रूप में इसको यूज कर सकते हो कि ऑल दो सर्वेलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, बट इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड, it should not violate someone's privacy, which is a fundamental right, and it should be used only to strengthen the public confidence in the government. नेक्स्ट टॉपिक है ओशन स्ट्रेटिफिकेशन। अब देखिए, जिससे रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश हुआ है पेज नंबर 12 पर न्यूज़ सेक्शन में द हिंदू न्यूज़पेपर में। आर्टिकल का टाइटल है चेंजेस इन मॉनसून अफेक्ट मरीन प्रोडक्टिविटी इन बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, हीट ओवर हीटिंग जो वाटर की होती है और जो हीट वेव है उससे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा। लेकिन उसके पीछे का कॉज क्या है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके पीछे का मेन कॉज क्या है। उसके पीछे का मेन कॉज है कि ज़्यादा हीटिंग होने से ओशन स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है, उसकी वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम ट्रबल में आता है, उसकी वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओशन स्ट्रैटिफिकेशन क्या है और उसकी वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम किस तरीके से अफेक्ट होता है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्ट्रैटिफाई मीन्स लेयर्स, ठीक है, लेयर्स में बट जाना। ओशन का जो वाटर है वो लेयर्स में बट जाना। तो ओशन स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू layering of ocean water
इनटू डिफरेंट डेंसिटीज़। यहाँ एक वर्ड टर्म इम्पोर्टेंट है, डेंसिटीज़। अब देखिए ये लेयर अलग डेंसिटी की है, ये लेयर अलग डेंसिटी की है, ये लेयर अलग डेंसिटी की, ये लेयर अलग डेंसिटी की। अब आपने स्कूल में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वाटर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज़ मीन्स लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज़ डू नॉट मिक्स टुगेदर। लेड वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, मरकरी वाटर के साथ या किसी और लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होता है, क्योंकि इनकी डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं। इवन वाटर, सेम वाटर with different densities does not mix with each other. So ये काम कैसे करता है? वार्म वाटर, जो गर्म पानी होता है, वो लेस डेंस होता है। तो लेस डेंस होगा तो क्या होगा? लेस डेंस वाटर हाई डेंस वाटर के ऊपर फ्लो करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। कोल्ड डेंस वाटर रिमेन्स इन द डीप ओशन। तो आपको पता है कि जो कम डेंसिटी का वाटर होता है वो ऊपर रहता है, और जो हाई डेंसिटी का वाटर होता है वो नीचे रहता है। ये ठंडा पानी हाई डेंसिटी का होता है और गर्म पानी कम डेंसिटी का होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनमें एक लेयर बन जाती है। अब आपको ये पता है कि जो ठंडा पानी है वहाँ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। अब ओशन करंट्स जो होती हैं वहाँ पे ठंडे से गर्म की ओर करंट बहती है और गर्म से ठंडे की ओर बहती है। तो एक तरीके से पानी की मिक्सिंग होती रहती है, ओशन वाटर की मिक्सिंग होती रहती है। लेकिन जब स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है ओशन वाटर में, तो जो हाई न्यूट्रिएंट वाटर है, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, जो कि नीचे है, नीचे की लेयर्स में है, ये ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा वाटर है? ये लाइट डेंसिटी का वाटर, कम डेंसिटी का वाटर। जब इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा, ये सिंक नहीं करेगा, क्योंकि जब सिंक करेगा ये तभी इसकी मिक्सिंग हो पाएगी। इसको रिप्लेस करने के लिए तभी नीचे से पानी ऊपर आ पाएगा, अगर ये सिंक करेगा तो। क्योंकि ये लाइट डेंसिटी का होता है तो ये सिंक नहीं करेगा। तो इसलिए ओशन स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग नहीं हो पाती है। इसकी वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स, है ना, तो इनको खाना नहीं मिल पाता प्रॉपर तरीके से, तो ये संख्या में कम होने लगते हैं। तो जो फिश इनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी संख्या घटने लगती है। उनका इफेक्ट फिर डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है बाकी फिश पॉपुलेशंस पर। तो स्ट्रैटिफिकेशन 3 तरीके से होता है। थर्मल, जो कि हीट से होता है टेम्परेचर चेंज की वजह से। हैलाइन, जो कि सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, अगर सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो वाटर डेंस होगा, सैलिनिटी कम होगी तो वाटर लाइट होगा। और डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन, ये बेसिकली इनके पीछे का मेन कॉज है। तो की इफेक्ट्स क्या होते हैं? रिड्यूस्ड वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसकी वजह से क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ कम होगी, विच अफेक्ट एंटायर मरीन फूड चेन। डीऑक्सीजनेशन, अब देखिए जो गर्म पानी होता है वो कम ऑक्सीजन डिजॉल्व उसमें होती है, और जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती भी है वो यहाँ से जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। तो वार्म वाटर इज लेस ऑक्सीजन रिच कंपेयर टू कोल्ड वाटर। अब ऑक्सीजन कम होगी तो फिश को रेस्पिरेशन करने के लिए दिक्कत होगी। इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट फीडबैक लूप्स, स्ट्रेटिफाइड ओशंस एब्जॉर्ब लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, पोटेंशियली एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन वाटर काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन गर्म ओशन वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम एब्जॉर्ब कर पाता है कंपेयर टू ठंडा। ऑल्टर्ड ओशन सर्कुलेशन, इंक्रीज्ड सरफेस वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। कनेक्शन क्या है इसका? जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में। ए पावरफुल जुडिशियल रेमेडी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। ये आर्टिकल बेसिकली प्लास्टिक के ऊपर बात करता है। तो मेन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पॉइंट हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए स्टेटस क्या है करंट, कि इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी हम सेट नहीं कर पाते, किसकी जिम्मेदारी कहाँ लैकिंग हुई है, किसकी जिम्मेदारी क्या थी, किसने कौन सा काम नहीं किया।
तो देयर इज़ लैक ऑफ रिलायबल वेस्ट जनरेशन डेटा स्पेशली इन रूरल एरियाज़। रूरल एरिया में हमें पता नहीं है कि कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, कितना वेस्ट रिसाइकल हो रहा है। देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंट मैथोडोलॉजी बिहाइंड रिपोर्ट फिगर्स। कौन सी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है उसके पीछे क्या मैथोडोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। ट्रैकिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रॉपर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए इसको मैनेज करने के लिए? एक तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश होनी चाहिए जगह जगह, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड हैव दिस। रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल्स क्लियर कट मैंडेटरी होने चाहिए, ठीक है। और ईपीआर कियोस्क होने चाहिए। ईपीआर मीन्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जगह जगह वेस्ट कलेक्शन के लिए इस तरीके से एक कियोस्क टाइप का सेटअप कर देना चाहिए जगह जगह वेस्ट कलेक्शन के लिए, कि लोग अपना प्लास्टिक वेस्ट लेके आएँ और यहाँ पे जाके जमा कर दें, जिससे कि कुछ क्रेडिट टाइप से उनको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाए। अब देखिए, जैसे आप किराने की दुकान से कुछ लेके आए, आपको किराने की दुकान वाले ने एक पॉली बैग दिया, आप दूध की थैली लेके आते हैं, वो भी आपके पास वेस्ट होती है। तो इस तरीके का वेस्ट, या फिर आप शैम्पू की बॉटल्स, टूथपेस्ट की ट्यूब्स, इस तरीके के प्लास्टिक वेस्ट बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है घर में। अब आप क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि उसको कचरे में फेंक देते हैं, और कई बार वो ठीक तरीके से सॉर्टेड भी नहीं होता, तो रिसाइकल नहीं हो पाता है। अगर इस तरीके की ईपीआर कियोस्क जगह जगह होंगी तो लोग कम से कम इस तरीके से मोटिवेट हो पाएंगे कि हम ये प्लास्टिक वेस्ट जो है इसको कचरे में फेंकने के बजाय इसको हम इन कियोस्क पे जाके दे आएँ, और इससे हमें कुछ हो सकता है, कुछ लाभ भी मिले। जियो टैगिंग ऑफ वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी। ऑपरेशनलाइजिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, PIBO, प्रोड्यूसर्स, इम्पोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स शुड सेट अप वेस्ट कलेक्शन कियोस्क। ये वेस्ट कलेक्शन कियोस्क किसको सेट करना चाहिए? इन चारों को। एम्प्लॉय स्टाफ टू सेग्रीगेट एंड प्रोसेस वेस्ट। जुडिशियल इंटरवेंशन क्या है इसमें, कि वेल्लोर में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया रिगार्डिंग वेल्लोर टेनरीज केस। तो इसमें इन्होंने एक मैंडामस रिट इशू किया है फॉर कंप्लायंस विद पॉल्यूशन रेमिडिएशन। इट रिकॉग्नाइज्ड दैट environmental violations persist while laws and plans remain on paper। means on paper तो सब कुछ है, लेकिन on ground इसका implementation नहीं होता है। polluter pays principle, ये क्या होता है कि polluter must compensate victims, pay for ecological restoration। government pay principle applied, state compensates victims first then recovers from polluters। रिकमेंडेशन क्या है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि एम्पावर लोकल गवर्नेंस, लोकल जो बॉडीज़ हैं उनके पास पावर होनी चाहिए सफिशिएंट कि वो वेस्ट कलेक्शन और वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट रिसाइकल को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, एंड स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस लेवल्स। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इसको हम जान लेते हैं। अब देखिए, बचपन में सब लोगों ने लगभग शक्तिमान देखा होगा, जो 90s के पैदा हुए लोग हैं या 2000s के भी हैं, तो शक्तिमान लगभग सबने देखा होगा। तो शक्तिमान के कई एपिसोड्स में प्लास्टिका नाम का एक विलन रहता था। तो प्लास्टिका जो विलन था वो ह्यूमन रेस को और इवन एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आमादा था। वो डेंजर पोज करता था, तो शक्तिमान उससे लड़ता था और उससे लोगों को बचाता था। तो ये तो एक बात है, बस मैंने फॉर द फन फैक्ट ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी। अब शक्तिमान कई सारे स्टेप लेता था, बाद में शक्तिमान वाले एपिसोड में बताता भी था कि आपको प्लास्टिक से किस तरीके से बचना चाहिए, प्लास्टिक को किस तरीके से रोकना चाहिए, लाइक दैट। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लास्टिक को टैकल करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, अंडर विच these 4 entities have to mandatorily collect the waste and process the waste. Plastic waste management rules amended in 2018 and 21 prohibits plastic carry bags under certain thickness, that is now below 120 microns का कोई भी प्लास्टिक बैग आपको नहीं मिल सकता है। हालांकि मिल रहे हैं अभी भी। वो यही बात है कि कोर्ट ने जैसे बोला कि एनवायरनमेंट वायलेशन परसिस्ट वाइल लॉज एंड प्लान्स रिमेन ऑन पेपर। अब देखिए, कायदे से तो
EPR रूल्स के अंडर क्या है कि 120 माइक्रोन से नीचे की कोई भी प्लास्टिक मार्केट में नहीं होनी चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, किराने पर चावल दाल लेने जाते हैं, तब भी वहाँ पे बहुत पतले पतले पॉलीबैग्स मिल जाते हैं। एम्पावर्स अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज़ टू इम्प्लीमेंट वेस्ट सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग। स्वच्छ भारत मिशन हमने चलाया, इसके अंदर हमने डोर टू डोर कलेक्शन कैंपेन चलाया। अर्बन लोकल बॉडीज़ ने सोर्स सेग्रीगेशन किया, सेटिंग अप ऑफ कंपोजिट यूनिट्स। टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया, जैसे प्लास्टिक रोड्स हमने बनाए, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स जैसे बायो प्लास्टिक, जूट, कॉटन एंड बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग हमने इशू की। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं? इंडिया इज ए साइनेटरी टू UNEP's ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशंस। अभी ये ट्रीटी नेगोशिएशन फेज पे ही है, अभी कंक्लूड नहीं हुई है, ऑनगोइंग है। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर एंड क्लीन सी कैंपेन। इसके अंडर क्या है कि किसी भी मरीन वेसल को, किसी भी ओशन वेसल को प्लास्टिक पॉल्यूशन करना अलाउड नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जैसे प्लास्टिक से रक्षा, स्वच्छता ही सेवा। देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स ऑन प्लास्टिक वेस्ट फ्री विलेजेस एंड स्कूल लेवल अवेयरनेस। करना क्या चाहिए आगे? R&D को सपोर्ट करना चाहिए। जुडिशियल इंटरवेंशंस आर वेलकम, लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट हैव पास्ड सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स फॉर बैनिंग प्लास्टिक इन इको सेंसिटिव जोन्स, एनफोर्सिंग EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, होल्डिंग पॉल्यूटर्स अकाउंटेबल एंड अंडर द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, और CSR के अंडर भी डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि प्लास्टिक मैनेजमेंट में वो अपना रोल प्ले करें। अब देखिए, अगला जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग द विमेंस राइट इन ए माइनिंग अफेक्टेड एरिया। अगर मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे अभी फॉरेस्ट है, ठीक है, अभी फॉरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई मिनरल मिल जाता है जिसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे माइनिंग ओपन करी जाए, ठीक है। तो उस एरिया में अब ट्राइबल्स भी रहते होंगे, है ना, ट्राइबल्स भी रहते होंगे। अब माइनिंग ओपन करने के लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक तो इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, दूसरा इन ट्राइबल्स को रिलोकेट करना पड़ेगा। तो इस माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट एंड लोकल पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट होता है, स्पेशली विमेंस पर, उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। डिस्प्लेसमेंट होगा तो इमोशनली वो लोग जिस लैंड से, जिस जगह से एसोसिएटेड करते हैं खुद को, उसको छोड़ने का गम उनको होगा। कम्युनिटीज़ फेस फोर्स्ड रिलोकेशन ड्यू टू कोल माइनिंग एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देखिए, आर्टिकल कोल माइनिंग का है, तो कोल माइनिंग ही है बेसिकली, किसी भी माइनिंग एक्सपेंशन में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट वेदर फैमिलीज विल बी रिलोकेट टुगेदर, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज देयर। वाटर स्कैरसिटी होती है। अब देखिए, माइनिंग इज़ ए वाटर इंटेंसिव ऑपरेशन, तो उस एरिया का जो ग्राउंड वाटर है उसको काफ़ी हद तक माइनिंग में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ के लोगों को वाटर की स्ट्रेस फील हो सकती है, वाटर स्कैरसिटी फील हो सकती है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड इनकम। ट्रेडिशनल इनकम सोर्सेज लाइक महुआ, तेंदू लीव्स, साल लीफ प्रोडक्ट्स, ये ट्राइबल एरियाज़ में ये नॉर्मली विमेंस कलेक्ट करती हैं और उनको बेचती हैं। जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दे हैव डिक्लाइंड ड्यू टू कोल डस्ट पॉल्यूशन। माइनिंग में डस्ट पॉल्यूशन होना आम बात है, उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इनकम सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं। विमेंस फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू हाउस होल्ड हैव रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, डिपेंडेंस ऑन मेल अर्निंग्स हैव इंक्रीज्ड वुमेन्स वल्नरेबिलिटी। इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस एंड इनसिक्योरिटी। अब देखिए, जब फीमेल्स का इकोनॉमी में इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो उनका जो केयर गिविंग वर्क है उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। उसकी वजह से क्या है कि जो अर्निंग पर्सन है, जो अर्निंग मेल है फैमिली का, वो अपनी अथॉरिटी समझने लगता है, एक तरीके से एक पैट्रियार्कल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हावी होने लगता है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस और वेरियस अदर प्रॉब्लम्स। अब अगर दोनों मेंबर्स फैमिली के अर्निंग है तो फैमिली की इनकम अच्छी होगी, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कम होगा, इकोनॉमिक स्ट्रेस कम होगा। अब लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन अर्निंग है तो इकोनॉमिक स्ट्रेस ज़्यादा होगा, उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स भी होंगे।
अब क्योंकि एक ही पर्सन कमा रहा है तो कई बार ऐसा भी होता है कि ही फाइंड्स हिमसेल्फ डिजर्विंग टू इंगेज इन हैबिट्स लाइक एल्कोहल कंजम्पशन, एक्सट्रीम एल्कोहल कंजम्पशन। उसकी वजह से भी जो डोमेस्टिक पीस है वो डिस्टर्ब होती है। तो एल्कोहलिज्म राइज अमंग मैन इन द रीजन, इंटेंसिफाइंग डोमेस्टिक अब्यूज। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज हाई कोरिलेशन बिटवीन एल्कोहल अब्यूज एंड वायलेंस अगेंस्ट women. Women face both physical harm and emotional trauma, especially in households affected by alcoholism. फाइनेंशियल कंट्रोल एंड जेंडर डायनामिक्स। जब मेन के हाथ में सारी अर्निंग्स होती हैं दे असर्ट कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग। विमेंस अटेम्प्ट टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ्टन रिजल्ट इन वर्बल और फिजिकल अब्यूज़। अभी मैंने बात की। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हैज़ मेड विमेन मोर वनरेबल टू एक्सप्लोटेशन एंड वायलेंस। तो क्या करना चाहिए, विमेन को फाइनेंशियली स्टेबल कराने की कोशिश करनी चाहिए, फाइनेंशियली एम्पावर कराने की कोशिश करनी चाहिए। तो जेंडर सेंसिटिव जो वर्क हैं उस नेचर के जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। पब्लिक सेफ्टी एंड थ्रेट परसेप्शन। इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। अब देखिए कहीं भी कोई माइन डेवलप होती है, कोई माइन खोली जाती है तो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन सफिशिएंट नहीं होती है काम करने के लिए, उसके लिए हमें बाहर से मजदूर बुलाने पड़ते हैं। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका कल्चर अलग होता है, जो सोचने की तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, तो उसकी वजह से लोकल लोगों के साथ में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। Concerns over potential gender-based violence have become widespread in mining regions. Policy and implementation gaps. India has committed to net zero emissions by 2070 and a phase down of coal. Still, India is opening new coal mines to fulfill its energy needs. Need for gender-sensitive and inclusive policy. Relocation planning must preserve social ties and minimize emotional stress. Clean water access and sanitation infrastructure must be improved. Alternative sustainable livelihood opportunities for women must be developed. Programs to address alcoholism and domestic violence are urgently needed. ये वे फॉरवर्ड है कि मतलब सोशल प्रॉब्लम्स जो है माइनिंग एरियाज़ की उसको कैसे टैकल किया जाए। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही। आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यही थे। आपको लगता होगा कि ये आर्टिकल्स से क्या डाइवर्ट होकर बता रहे हैं, लेकिन मेरा पर्पज़ क्या है कि वर्बेटिम आर्टिकल सुनाने के बजाय उसमें मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट हैं बस उनको ही डिस्कस किया जाए, जिससे कि आपका एफर्ट कम से कम लगे और नोट्स बनाने में आपको ईजी हो। दूसरी बात, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए वो भी आपको पता लगे। तो मेरा पर्पज़ तो यही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडिंग।